अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात मीना सैजरी के साथ। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। तो ओवरऑल वेलनेस इसी तरह से अचीव कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से हेल्दी और मेंटली भी पीस में हो, यानी कि आपका किसी भी तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम में ना हो। तो बहुत से लोग आजकल हेपेटाइटिस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि मेरे पास ख़ुद भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जिगर में ये प्रॉब्लम है या पहले पीलिया हो चुका है तो क्या अब हेपेटाइटिस के ज़्यादा चांसेस हैं, और कुछ सिम्टम्स वो बता रहे होते हैं जिसकी वजह से परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का भी शिकार हैं, कन्फ्यूजन्स का भी शिकार हैं। तो इसी वजह से आज हमने दावत दी है डॉक्टर आफ्ताब को, जो कि बात करेंगे हेपेटाइटिस पर, यानी इसकी वजूहात क्या हैं, साइन और सिम्टम्स क्या हैं और इसमें क्या एहतियात करके इस बीमारी से बच सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हैं वो क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें, और साथ में किन मेडिसिन्स का किस टेस्ट के ज़रिए और किस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलें कि इस बीमारी से बच सकें और ख़ुद को यानी हेल्दी बीइंग बना सकें। बात करेंगे आज हम हेपेटाइटिस पर। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और यकीनन आपकी हमारी इस डिस्कशन से हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने आज बहुत अच्छा एक टॉपिक जो है इसका इंतखाब किया है। हेपेटाइटिस, जैसे कि मैं आपके सामीन के हवाले से सामीन को बता दूं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इसका मतलब है उर्दू में कि जिगर की सोजिश हो जाना। इसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं, जिसको हम अगर दो में इसको बांट लें, एक हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं और दूसरा नॉन वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। पहले मैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस की तो आपको बता देता हूँ क्या वजूहात हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस की वजूहात वो दवाएं हैं जो हम खाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसका जो अमल दखल सारा लिवर में होता है। तो अगर लिवर उस सिलसिले में ज़्यादा उसको सोजिश हो जाती है तो उसको हम हेपेटाइटिस होता है, उसको हम ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस कहते हैं। दूसरा वो लोग, वो हजरात जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल, जिसको हम शराब कहते हैं और फिर में वो पीते हैं, उसकी वजह से अगर उनको ये सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम उसको जो है वो अल्कोहलिक सिरोसिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ये तो नॉन वायरल की बात हो गई। मैं वायरस की तरफ आता हूँ। तो अभी तक जो साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं तकरीबन 5 वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो सकती है या हेपेटाइटिस। उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। मैं आगे तक नहीं जाऊँगा कि समझे कि मैं पूरी ABCD पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर हमें ये देखूँ कि ए और ई जो है वो इतना ज़्यादा मौलिक या इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, जबकि बी, सी और डी ये ज़्यादा मौलिक और जानलेवा साबित होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता है। एक बात, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि जो नॉर्मली आपको देख रहे हैं पेशेंट्स, बहुत से लोग, यानी हमारी जो ऑडियंस है उनमें बहुत से लोगों को नहीं पता बेसिकली कि बाकी लिवर डिसीज़ में और स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस में मेजर डिफरेंस क्या है, कि उनको किस तरह पता चले कि नॉर्मल लिवर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, सिंपल यानी बहुत इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो हेपेटाइटिस की तरफ चले जाए, या कौन से ऐसे सिम्टम्स जिससे पता चला कि यह हेपेटाइटिस ही है। जी हाँ, बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं अपनी ज़बान में। बहुत सारी अलामात होती हैं जो ज़ाहिर होती हैं आपके जिस्म के ऊपर। बहुत सारे जो है वो आप देखने से अंदाज़ा होता है कि इसको हेपेटाइटिस है। मिसाल के तौर पर अक्सर आपने लोगों को देखा कि यरखान हो गया, पीलिया हो गया। तो यरखान और पीलिया जो है इसी अलामत है कि आपके जिगर में जो है सोजिश है, उसमें पूरी आपकी स्किन पेल हो जाती है, आपकी खारिश शुरू हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कोई खाना आप खाने जाते हैं तो आपको वो हज़म भी नहीं होता। तो ये सारी मतलियों का आना, खाना को जैसे आप खाना देखते हैं कि आपके सामने रखा है, आपको एकदम मतली आने लगती है, वो वॉमिटिंग फील होती है। तो ये वो कुछ अलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपके जिगर में कुछ सोजिश हो रही है, और आप फ़ौरन ही किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके और ये अंदाज़ा लगा सके कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है या नॉन वायरल हेपेटाइटिस है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि फिर डायग्नोसिस की बात होगी तो यकीनन डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके बाद ही प्रॉपर डायग्नोसिस होगी। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हमारे पास ऐसे कौन से टेस्ट मौजूद हैं जिससे बेसिकली पता चल सके कि ये किस टाइप का या किस लेवल का यानी हेपेटाइटिस यानी जिगर में जो इन्फ्लेमेशन है वो हो रहा है, और उसको फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम डायग्नोसिस को लेके चलते हैं कि यानी कौन कौन से टेस्ट होने ज़रूरी हैं, और हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजीज़, वो सारी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, मौजूद है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, बहुत ही अवेलेबल हैं और बहुत ही अर्ज़ा कीमत पे ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक CBC कराते हैं जिसको हम ब्लड कंप्लीट पिक्चर कहते हैं।
और ब्लड या ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट कहलाती है वो हम कर लेते हैं, या ब्लड सीपी भी कहते हैं और फिर हम में। दूसरा एक जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो LFT है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो हम करा के देखते हैं। अगर उसमें कोई बाइलोरिबिन या उसकी कोई डिरेंजमेंट होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि जी किसकी वजह से जो है इसको कोई हेपेटाइटिस की सोजिश हो रही है जिस जिगर के अंदर। इसके अलावा PCIR भी बहुत सारे होते हैं और वो भी हम टेस्ट करा के देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड भी हैं और फिर CT स्कैन भी है और दूसरी भी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जिगर में सोजिश की क्या वजूहत हैं। ओके, अच्छा, ये सारी अलामात जिसमें एक ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि एक आपकी स्किन पेल होना शुरू हो जाती है, यानी ये पीलापन आपके चेहरे पर, आपके नाखून स्पेशली, आपकी आइज़ का जो कलर है वो सारी चीज़ें एक येलोनेस की तरफ चली जाती हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ को फिर काउंट करते हैं कि हाँ, या तो हो सकता है कि पीलिया हो या फिर हो सकता है कि जिगर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अगर इस तरह से साइंस नज़र ना आए तो सिम्टमेटिकली अगर देखा जाए कोई 1 या 2 सिम्टम जो बहुत की सिम्टम्स हैं, वो अगर आप लोगों को बताना चाहें कि जो अलामत आने के बाद फिर वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये क्योंकि एक इतना इंसीडियस और इतना साइलेंट किलर डिजीज़ है कि अगर जिसमें आपके जिगर में एक दफ़ा वायरस दाखिल हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को जो है ख़राब करना शुरू करता है। एकदम नहीं होता कि आपको बुखार आ जाए या आपको छींक आ जाए या आपको खांसी आ जाए, या आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को जो है वो खाता रहता है। और जब आपका जिगर सिरोसिस की तरफ जाता है यानी श्रिंक हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि हमारे जिगर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सबसे बड़ा जो साइन है वो आपकी स्किन पेल होना शुरू होती है, आपके यूरिन आपको नज़र आता है कि मेरा यूरिन जो है वो येलो हो गया है, आपका जो वाइटनेस आई का जो हिस्सा होता है वो भी येलो होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन पे जो है ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, आपको खाने की तरफ आपकी रग़बत नहीं होती। जब भी आप खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि आपको मतली हो जाएगी या उल्टी हो जाएगी। तो ये तमाम अलामात हैं, अगर हम इनको सबको जोड़ लें तो फ़ौरन ही हमें पता चल जाता है कि जो जिगर में सोजिश का अमल हो रहा है और हमें फ़ौरन ही किसी करीबी डॉक्टर को दिखा के उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करें या हम फ़ौरन उसके तदारुक के लिए कोई जो है वो लाएमल इख्तियार करें। ओके, सो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क पर हैं, यानी कुछ ऐसे यानी हमारे पेशे भी, प्रोफेशंस भी होते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग, यानी अगर कानों की बात करें तो क़ुव्वत समात मुतासिर होना शुरू हो जाती है अगर कोई बहुत ट्रैफिक पुलिस हो। तो इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो क्या इस तरह की भी स्पेसिफिक कोई प्रोफेशंस हैं जो कि आपके लिवर के फंक्शंस को या लिवर की हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल हैं। सबसे पहले तो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स स्टाफ हैं जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, अगर वो कोई खुदा ना खासा किसी हेपेटाइटिस के मरीज़ को इंजेक्शन लगा रहे हैं और वही जो सिरिंज है वो उनको प्रिक हो जाती है तो उनमें भी चांसेस हैं कि उनको जो है वो हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये हेपेटाइटिस का अमल होता है वो 2 बड़े अलामात हैं। एक तो ये कि जो ड्रग यूज़र होते हैं, आपने देखा एक सिरिंज से सबको जो हीरोइन, जिनको हीरोइन जो इस्तेमाल करते हैं या और जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही सिरिंज से अपने तमाम साथियों को लगाते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को हेपेटाइटिस होगा तो उन सबको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। दूसरे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वो भी अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मर्द या औरत से मिलाप करते हैं जिसको हेपेटाइटिस है तो उनमें भी ये रतूबत के ज़रिए हेपेटाइटिस उन तक फैल सकता है। तीसरे वो लोग जो डायलिसिस पे होते हैं, अगर कोई ऐसी मशीन इस्तेमाल की गई है डायलिसिस के दौरान जो हेपेटाइटिस के मरीज़ के लिए इस्तेमाल की गई है और वो किसी नॉन हेपेटाइटिस मरीज़ को दे दिया जाए उसमें उसकी डायलिसिस के दौरान, तो उसको भी जो है वो हेपेटाइटिस हो सकता है। और वो माएँ जिनको हेपेटाइटिस है, वो अगर बच्चा जो है वो जन्म देने जा रही हैं या बच्चा उनके ओम में है, तो उनको भी चांसेस है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये वो तमाम जो वल्नरेबल लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि इन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, अच्छा इसके अलावा भी आपने बताया ड्रग के ज़रिए भी फैल सकता है और यानी डिफरेंट अगर मेडिकेशन आप ले रहे हैं, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी आ सकता है। तो इसी तरह के कौन से, यानी हमारी डेली रूटीन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पॉलर्स में यूज़ होने वाला जो टूल होता है जिससे यानी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या इस तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं। फिर एक टूल होता है वो ये बेसिकली प्रिक करके उससे चीज़ें निकाली जाती हैं। इसी तरह से जो सैलून्स होते हैं, मेल्स के भी जो सैलून्स होते हैं, उसमें ऐसी क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे हेपेटाइटिस का मर्ज़ इतनी तेज़ी से ना फैले, बल्कि इन एरियाज़ में काम करने के बाद वो ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसा यानी बेसिकली वो जगह ऐसी ना हो कि वहाँ लोग जाएं तो ये ना सोचें कि हमें हेपेटाइटिस यहाँ से हो सकता है या हम आएंगे तो साथ में हेपेटाइटिस जैसी मर्ज को लेकर आएंगे। तो हमें क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए उन जगहों पर? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात की ज़रूरत है। पहले तो एक डेंटिस्ट,
जब भी आप जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जैसे देखना आप रोड्स के ऊपर बहुत सारे कुर्सी डाल के डेंटिस्ट बैठे हुए हैं जो नॉन स्टेरॉइड जो स्टेराइल अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि किसी एक मरीज़ का दांत निकाला, उसी से दूसरा मरीज़ का दांत निकाल दिया, एक सिरिंज से उसके दांत में वो सिरिंज कर दिया सुन करने के लिए, इसी तरह दूसरे को लगा दिया, तो सबसे ख़तरनाक है। तो जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उससे डिमांड करें कि हमें स्टेरलाइज जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे वो आपके महल्ले के डॉक्टर हों चाहे कंपाउंडर हों, उनके पास हमेशा सिरिंज अपनी लेके जाएँ, नई सिरिंज, उसकी सिरिंज से कभी भी ना लगवाएं। एक तो ये। तीसरा सबसे बड़ा अमल है जो आजकल जो जैसे मेरे साहब ने फरमाया कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पे आप नाक कान छेदे जाते हैं, आप देखें आजकल नाक कान जो छेदते हैं वो गन के जरिए छेदते हैं। एक ही गन से जितने भी उनके जो क्लाइंट आते हैं उन सबको वो छेदना शुरू कर देते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी एक बच्चे में या बड़े में या औरत में या मर्द में हेपेटाइटिस का मर्ज़ है तो वो इस तरह दूसरों में भी फैल सकता है। तीसरा जो आप देखते हैं टैटूइंग, आजकल अक्सर जो है वो एस और ए लिखवाते हैं, जी हाँ, हार्ट बनवा लिया, किसी महबूब का नाम लिखवा लिया अपनी स्किन के ऊपर, या फूल पत्तियाँ बनवा ली, ये टैटूइंग कहलाती है। ये सबसे ख़तरनाक होती है कि आप एक ही जो निडल होती है उसके ज़रिए जब आप उसको जिस्म को गोदना शुरू करते हैं या उस पर इंप्रेशन देना शुरू करते हैं, तो अगर वही निडल किसी दूसरे में इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस होने का ख़तरा होता है। तीसरा, उन घरों में जिनमें टूथ ब्रश होता है, अक्सर तो खैर अब लोग अपने टूथब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है घर में अगर कोई बड़े छोटे नए बच्चे ने किसी ने एक टूथपेस्ट रखा है तो सारे जो है वो टूथब्रश लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी जो है इज्तनाब किया जाए और अपना अलग से जो है वो टूथब्रश जो है इस्तेमाल किया जाए। ये कोई छूत छात की बीमारी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको नादरीन को, आपके चैनल के तवज्जुह है कि किसी को छूने से या किसी को हक करने से या उसके साथ खाना खाने से ये इस तरह से नहीं फैलता है। ये कोई वबाई वो नहीं है, बल्कि अगर कोई जिस्म आपके हेपेटाइटिस वाले मरीज़ का खून या उसकी रतूबत अगर दूसरे किसी मरीज़ में दाखिल हो जाती है तो उसमें भी फैल सकता है। दूसरा एक और बड़ा जो एलिमेंट है वो है हमारे जो पेड डोनर्स जो होते हैं, जिनको हम ब्लड डोनेशन के लिए देते हैं। ये जो अनस्क्रीन ब्लड जब किसी दूसरे बंदे को आप लगाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे मरीज़ का या किसी ऐसे शख्स का आपने खून लिया जिसको हेपेटाइटिस था और आपने इसको स्क्रीन नहीं किया और किसी दूसरे नॉन हेपेटाइटिस मरीज़ को लगा दिया तो उसको हेपेटाइटिस होने के 100% चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो वो जब भी आप खुदा जब भी कभी ब्लड की आपको ज़रूरत पड़े तो किसी अच्छे ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री से लें, उसका स्क्रीन टेस्ट हो बाकायदा। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेपेटाइटिस हो, उसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी है, एड्स भी है और भी दूसरे बहुत सारे जो है वो जितनी बीमारियाँ हैं उनका टेस्ट वो करते हैं। उसके बाद फिर वो स्क्रीन करके आपको ब्लड देते हैं, वो ब्लड लगाना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये भी कहा जाता है कि जब किसी भी पेशेंट को अगर पहले हेपेटाइटिस या इस तरह के इवन अगर आपको पहले पास्ट में पीलिया यानी यरकान भी हो चुका है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उससे चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जो आप किसी भी पेशेंट को वो जिसको भी वो ब्लड लगता है उसमें भी चांसेस होते हैं कि फिर उसमें भी वो जर्म्स चले जाएं। साथ ही बहुत ज़्यादा कॉमनली अगर हम देखें तो थैलेसीमिया के पेशेंट को बार बार ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है उनकी बॉडी में। तो ये सारे टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि इसमें पीलिया है और इसके अलावा हेपेटाइटिस के कोई जर्म्स रह सकते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, एड्स बहुत तेज़ी से इससे फैल सकता है। तो ज़रा सी एहतियात आपकी ज़िंदगी को बहुत बचा सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आपको निकाल सकती है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग यानी इस तरह की डाइट लेते हैं। बेसिकली हम अगर डाइट की बात करें तो कौन सी ऐसी डाइट हैं जो कि इसको कॉज कर रही हैं? यानी हम डाइट में पहले फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो अच्छी होती हैं, यानी चावल और दालों का इस्तेमाल घर में भी बहुत अच्छे से किया जाता है। मगर बाहर के जो खाने होते हैं कुछ स्पेसिफिकली आप अगर मैं चाहूँगी कि लोगों को तंबीह करें कि इन चीज़ों को छोड़ दें ताकि आपकी जिगर की सेहत बेहतर रहे। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ आजकल जो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा दौरा है और अब लोगों में घरों में खाना बनाना जो बंद कर दिया है और बाहर जाते हैं बाज़ार से जो है खाना खाने शुरू कर दिए हैं। और फास्ट फूड हो या कुछ भी हो, मैं किसी की नाम नहीं लेता यहाँ पर इस चैनल पे, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी फास्ट फूड हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो फैट की बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब आप वो खाते हैं तो आपके अंदर रिटेंशन होती है वाटर की, आपके अंदर फैट की डिपोजिशन होती है और आपके जिगर पे ज़्यादा बोझ पड़ता है। जब भी आप जिगर पे कोई काम करने के लिए बोझ ज़्यादा डालेंगे तो आपका जिगर जो है फैटी लीवर भी हो सकता है और उसके दूसरे असरात भी हो सकते हैं। इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। और जैसे कि आपने फरमाया कि इसको हम किस तरह बच सकते हैं इससे, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई का मैं कहूँगा अगर आप जो कंटामिनेटेड वाटर है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे हम जो ये ज़्यादातर ओरोफिकल रूट से होता है। ओरोफिकल रूट क्या कहलाता है?
ओरोफिकल रूट ये कहलाता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक स्वेज वाला पानी आपके पीने के पानी में मिल जाता है और आप पी लेते हैं तो उससे जो है आपको हेपेटाइटिस ए और ई होने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि किसी भी रतूबत, चाहे वो खून है या और जिस्म से खारिज होने वाली रतूबतें किसी दूसरे के जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह इसकी प्रिवेंशन ये है कि आप इसमें वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस बी की, जो वैक्सीन अब तक लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी बात करते हैं, वैक्सीन के बारे में भी। यहाँ पर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब, जो बता रहे हैं कि आपको अपनी जिगर का, यानी अपने हेपेटाइटिस से बचने के लिए अपनी जिगर का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीनेशन पर बात हो रही थी कि कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जिसको लगाकर हम इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं। तो डॉक्टर प्लीज़ हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम बच किस कर सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस बचने के जो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और आप इसको जो है वो, अगर आप किसी अब तो गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम में भी शामिल कर लिए, इसकी 3 डोजेज़ लगती हैं, 0, 1 और 6। 0, 1, 6 का क्या मतलब है? जैसे आज अगर मुझे एक वैक्सीन लगती है तो फिर 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी और फिर 6 महीने के बाद मुझे इसका बूस्टर लगेगा। तो 0, 1, 6 इस तरह से याद रखें। जब भी जो छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, जो जिनके घरों में हो रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इस हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन बी की लगवा लें। सी का इलाज तो अब दरियाफ्त हो गया है और बहुत ही अर्दा कीमत पे जो है वो इसकी गोलियाँ पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना रही हैं। अपने मालिक से मशवरा करके अगर खुदा ना खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी है तो वो फ़ौरन ही इसको जो है वो क्योर हो सकता है। तो वो उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। ज़्यादा परेशानी की बात जो है वो बी की है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप एहतियात करते हैं तो बी से भी बचा जा सकता है। ओके तो आपने कहा था प्रोग्राम के दरमियान, आपने जिक्र किया था कि हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, ए, बी, सी और डी और ई की बात की थी। इसके अलावा आपने कहा था कि एक और टाइप है जो कि नॉन वायरल है। तो इन तमाम टाइप्स में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा लोगों को ज़्यादा परेशान करता है? देखिए, जो जानलेवा है वो ज़्यादा बी और सी कहलाता है, और डी भी है। डी में क्यों अभी इस पर दरियाफ्त ज़्यादा इस पर अभी चल रही है, लेकिन बी और सी ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में भी। और ये ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को होता है, जबकि इसकी प्रिवेंशन भी है, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप इसकी एहतियात करते हैं, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आप बच सकते हैं। आप अपनी खाने पीने की चीज़ों में अगर एहतियात कर लें तो आप बच सकते हैं। आप जैसे जो लोग शराब नोशी करते हैं वो अगर इससे इज्तनाब करें तो भी अपनी जिगर को आराम दे सकते हैं। इसी तरह से जो बहुत सारी बग़ैर ओवर द काउंटर जैसे हम चीज़ें कहते हैं कि जी वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, उससे जी हाँ, उससे बचना चाहिए। जो सेल्फ मेडिकेशन है वो जाके आपके जिगर में उसको सारा कुछ उसका अमल दखल होता है। तो आप जितनी नॉन रिक्वायर्ड या नॉन इंडिकेटेड मेडिसिन अगर डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप खाना शुरू कर देंगे तो जी हाँ बच जाएंगे। तो वो भी ये पेशखैमा होता है कि आपको जो है वो जिगर में सोजिश का पेशखैमा बने। क्योंकि हमारी बॉडी ग़िज़ा के लिए बनी है, मेडिसिन वगैरह के लिए, मेडिकेशंस के लिए नहीं बनी है। तो जब भी हम ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, प्लस इसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं वो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है कि उसके उस मेडिसिन के आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना आने वाला है। और अगर उसके बहुत मिनिमम कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली पहले फ़ायदे को देखा जाता है, और मिनिमम अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको क्योर किस तरह से करना है या उससे बचना किस तरह से, वो भी डॉक्टर आपको बता देते हैं। तो अगर ज़्यादा केमिकल्स आप अपनी बॉडी के अंदर यानी इनटेक करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपकी लिवर पर भी आएंगे, आपकी किडनीज़ पर भी आएंगे। तो हमेशा अवॉइड करें ऐसी चीज़ें कि आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लिया करें। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम डेली लाइफ में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसका इस्तेमाल करके अपनी लिवर की हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जिगर की सेहत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों को अपने खुद से दूर रख सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल तो सर्दियाँ भी आ गई हैं और आपके ठेले और आपके जो जगहें हैं वो सब्जियों से भरी हुई हैं। तो मैं अपने आपके चैनल के तवज्जुह से आपके नाज़रीन को मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो ज़्यादातर जो है लीफ वाली पत्तियों वाली जो सब्जियाँ वो ज़्यादा खाएँ। उसके अंदर ब्रोकोली आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है, जो गोभी से मिलती होती है, ग्रीन तरह की होती है, वो आपकी जिगर जी हाँ वो आपके जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्रोकोली खाएँ, जूसेस ज़्यादा पिएँ, आप फ्रेश जूस पिएँ। वो एक तो जो
डब्बे वाले जूस हैं उससे इज्तनाब करें, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, तो वो आपके जिगर में या आपके मैदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप, आजकल तो कीनू भी आ गया है इसका, और देखें आपके पास मौसमी भी आ गई है, और विटामिन सी की रिच आपके पास मौजूद है, सेब आपको अवेलेबल है, और बहुत सारे आपके पास जो है वो फल मौजूद हैं, तो उन फल का इस्तेमाल रखें। और दूसरा जो है अपने लाइफ को थोड़ा सा आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं कि जी बैठे रहना, क्योंकि आजकल जो मोबाइल आ गया है, लोग मोबाइल के ज़रिए या आजकल जो कंप्यूटर के ज़रिए जो ऑफिस लोग जाते हैं वो, या जो घर में बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं, सारा दिन जो है टॉक शोज देखते रहते हैं, तो मूवमेंट जो है ख़त्म हो गई है। तो अगर आप अपनी आप मूवमेंट ज़्यादा रखते हैं, अगर आप वॉक करते हैं रोज़ाना, जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। और मैं ये भी चाहूँगी कि एक्सरसाइज, जब आपने ये पॉइंट रेस किया तो एक्सरसाइज की अहमियत भी बताएं कि लोगों के लिए डेली वॉक करना और एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा ओवरऑल हेल्थ के लिए, सिर्फ ना सिर्फ अपनी जिगर के हेल्थ के लिए, ऑब्वियसली वो भी आपकी बॉडी का ऑर्गन है, बट ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि मैं जैसे देखा कि पार्क्स ख़त्म हो गए हैं और हर आदमी जो है वो मोबाइल में और लैपटॉप में और अपने कंप्यूटर में और टीवी पे मसरूफ़ हो गया है, तो उसके पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो किस तरह से बाहर जाके जो है वॉक कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्क में जाके वॉक करें, अगर आपका छत वाला घर है तो अपनी घर की छत पे चले जाएं, अगर आपका कमरा है तो वहाँ आप थोड़ा सा वॉक कर लें, या आप अपने बेड पे बैठे बैठे भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई भाग के एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये याद रखें कि रोज़ाना अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन 45 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपके लिए ये एक काफ़ी अच्छा अमल होता है, सफिशेंट होता है कि आपके जिस्म में जितनी भी जो फासिद मादे हैं उनको सारा उनका इखराज हो जाता है और आपकी सारे सेल जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, और आपने जिस्म में ज़्यादा ऑक्सीजन डालते हैं और आपकी ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है आपके जिगर को भी, आपके दिमाग को भी, और आपके जैसे और दूसरे जो ऑर्गन हैं, मिसाल के तौर पर किडनीज़ हैं, आपका हार्ट है, आपका लबलबा है, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पे आपके चैनल की तवज्जो से जो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो वॉक करें और अपनी जो सेल्स हैं उनके अंदर जितना भी ग्लूकोज उसका इस्तेमाल यूटिलाइज़ करें, ताकि इंसुलिन की जो एक तवाज़ुन होता है वो बरकरार रहे इसके अंदर। और इसके अलावा पानी की क्या इंपॉर्टेंस होगी इस बीमारी में स्पेसिफिकली? अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो पानी की क्या इंपॉर्टेंस है? जो लोग ऑलरेडी कम पानी पीते हैं तो उसके लिए तो ये ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का वो हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में, ऑब्वियसली आपके लिवर में अगर प्रॉब्लम हो रही तो टॉक्सिन्स तो पूरी तरह फ्लश आउट नहीं हो रहे, तो इसमें पानी का क्या रोल है और कितने ग्लास पानी एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में? जब आपने पानी का जिक्र किया तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को। देखिए मैंने पानी पी लिया, मैं आपसे कह सकता हूँ। देखें पानी बिल्कुल एक पौधे की तरह, जैसे आप घर में जिसके पौधे होते हैं या उनको नरिशमेंट के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी अगर आप किसी भी पौधे में पानी ना डालें तो वो मुरझा जाता है। बिल्कुल जिस्म भी हमारा इसी तरह से, ठीक है ना, हमारे जिस्म में जो हमारा खून गर्दिश कर रहा है तकरीबन 5 to 6 लीटर जो है वो पानी की सूरत में गर्दिश कर रहा है। अब इसके अंदर कमी होती है, खून का गाढ़ापन हो जाता है, तो आपको पानी पीना चाहिए। पानी क्या करता है, पानी आपके तमाम जितने भी फासिद मादे हैं उनको लेके पेशाब के ज़रिए और फीसिस के ज़रिए अखराज करता है, पसीने के ज़रिए अखराज करता है। तो जब जिसम में पानी ही नहीं होगा तो आपकी स्किन भी एक तो जो है वो लस्टर लूज कर देगी, ड्राइनेस हो जाएगी, आपके आंखें ड्राई हो जाएंगी, आपके जो आते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी। आपने देखें जब भी लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। आप अक्सर देखें घर में कोई चीज़ बनाती हैं आप, सालन वगैरह या कोई चीज़ करती हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हैं। वो पानी इसलिए डलता है कि उसके अंदर आपको एक उसको मीडियम प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए या अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से जो घुल मिल जाए। आटा भी आप गूंथती हैं, ऑलरेडी मौजूद होती हैं, मगर जब तक पानी नहीं डालते वो चीज़ें एनहांस नहीं हो सकती हैं। इसी तरह आटा जब आप गूंथती हैं उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें जब तक उसको आप एक प्रॉपर मीडिया नहीं देते वो सही तरह हो नहीं पाती। इसी तरह जिस्म के लिए ज़रूरी है पानी पीना। कम से कम हम ये कहते हैं कि रोज़ाना की मिक़दार में कम से कम जो है वो आप 10 से 12 गिलास तो ज़रूर पानी पिएँ। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोग जो है पानी पीना कम कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, वरना आपको जो है स्टोन की शिकायत हो सकती है और दूसरी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और वो बच्चे जो बच्चे पैम्पर पहनते हैं उनकी माओं को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके पानी का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चा तो आपसे नहीं कहेगा कि उसे प्यास लग रही है, वो तो आप या तो उससे पैम्पर से पता नहीं चलता कि उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, क्या हो रहा है। तो आप उसके जितने पैम्पर्स आप देखती हैं जब भी चेंज करती हैं उसको पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें और उसको पानी ज़्यादा पिलाएं। बात आपने की है बहुत, इससे लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि पैम्पर्स को भी, यानी जिस तरह से आप पैम्पर्स डिस्कार्ड करें उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बच्चे को पानी की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या उसको कितनी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, मैं आपको अगेन थैंक यू नहीं, कहूँगी बहुत इसके शुक्रिया। लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा चीज़ों में देख रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ख्याल नहीं करते। इसी तरह हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, बेड रिडन होते हैं या बिस्तर पे होते हैं, उनको वो बेचारे बात भी नहीं कर सकते, उनको पानी का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी अगर स्किन जो है लस्टर लूज़ करेगी तो उसमें बेड सोर्स होने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं है ना, बिस्तर पर लेटे हुए हैं वो, और बॉडी को भी मूव नहीं कर पाते। उनका पानी का ज़रूर ख्याल रखें। वो मरीज़ जिनको खुदा न खास्ता गुर्दों की कोई प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, उनमें पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें, ताकि उनका फ्लश होता रहे और यूरिन जो है वो उनके लिए स्टोन तो ना और बना ज़्यादा सके। ये चीज़ जी हाँ, नेमत है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से। तो यकीनन आप लोगों को सबको अंदाज़ा हो गया होगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया कि पानी कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% हमारी बॉडी बेस ही करती है पानी के ऊपर। अगर हम पानी को ही स्किप कर देंगे या बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे तो अपनी हेल्थ को भी हम एक तरह से हार्म दे रहे होंगे। तो पानी का ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा डॉक्टर, आप क्या समझते हैं कि बहुत से लोग इस चीज़ को यानी नोटिस में नहीं लेते, या आपने कहा था खामोश कातिल है, तो बहुत अरसे तक ये अगर बीमारी अनट्रीटेड रहती है तो इससे और ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं लोगों को, और किस तरह की बीमारियों का मज़ीद वो शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा पर्टिनेंट सवाल किया। देखिए, हेपेटाइटिस जो एंड होता है उससे ये जानलेवा बीमारी है। होता क्या है कि जब आपका जो जिगर है जब सिकुड़ना शुरू होता है, तो आपका जो जब जिगर सिकुड़ना शुरू होता है तो आपके अंदर खून के जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। हमारे जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो खून को नसों के अंदर जमा के रखता है। अब जब लिवर की किसी को बीमारी होती है, जिगर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है, तो ये अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं उसमें से खून बहना या रिसना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऊजिंग ऑफ ब्लड कहते हैं अपनी ज़बान में। अब वो कहाँ कहाँ होता है, वो आपको जो है खुदा न खास्ता आपके जिगर में हो सकता है, आपके जो है वो आंतों में हो सकता है, आपके पैखाने के ज़रिए ज़ाया हो सकता है, आपको काले पखाने आ सकते हैं, आपके नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए खून आ सकता है, अक्सर लोगों को नक्सीर बार बार फूटने की आदत हो जाती है। वो नक्सीर फूटने का अमल दूसरा होता है, लेकिन जो मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ वो सिरोसिस की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखा होगा जिनको सिरोसिस होता है उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। उनके अंदर पानी जो ब्लड में से ऊज होके वो इसकी पेरिटोनियल जो कैविटी है इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पेट जो है उनका फूल जाता है। वो इसी वजह से होता है ताकि उनको जो सिरोसिस है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होती है जिसको हम वेराइसिस कहते हैं, इसोफेजियल वेराइसिस कहलाता है अपनी ज़बान में हम। उनमें क्या होता है कि जो आपका ये खाने की जो नाली है इसके अंदर ब्लड जो है वो उसकी ऊजिंग शुरू हो जाती है, और जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, आपको काले पखाना आना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है पखाने के ज़रिए खून ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारी ख़तरनाक अलामत हैं। अगर इसको हम ना ट्रीट करें तो खुदा न खास्ता फिर हम जो है वो अपने प्यारों को या अपने बच्चों को जो है वो हम खो सकते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि पेट जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें पानी भर जाने की वजह से, तो इसको हम क्या रिवर्स बैक इसको मेडिकेशन के ज़रिए किसी भी तरीके से किया जा सकता है? इसका इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसका इलाज मुमकिन है। एक तो ये कि हम ऐसे मरीज़ों को जो है वो पेशाब के ज़रिए पानी ज़ाया करवाते हैं उनका, या फिर हम जो है वो सिरिंज के ज़रिए यहाँ से पानी निकाल के जो है इसको कम करते हैं। लेकिन असल जो इसका जो सोर्स है वो है जिगर। अगर आप जिगर को सही ट्रीट करेंगे तो वहाँ से वो उसको ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आप पानी निकाले जाएँ या पेशाब के ज़रिए पानी उनका जो है बाहर निकाले जाएँ। असल जो प्रॉब्लम है जिगर में वो आप उसकी तरफ उसको एड्रेस ना करें, आप बाकी दूसरी चीज़ें करते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी जो पेशेंट्स होती हैं यानी फ़ीमेल्स होती हैं जो यानी प्रेग्नेंट होती हैं, उनको किस चीज़ की एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा, आपने ख़ुद भी जिक्र किया था कि बहुत हसास हो जाती है, ठीक है? तो बीमारियां जैसे आप सबने सुना होगा, आपने बहुत देखा भी होगा कि इस तरह की कंडीशन में बहुत सी जो फीमेल्स होती हैं उनको शुगर, इसके अलावा यानी यरकान, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी लग सकती हैं। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में क्या करना चाहिए या एहतियात क्या करनी चाहिए कि वो इस चीज़ से बच सकें, ताकि आने वाला जो बेबी है उनके लिए हैप्पीनेस की वजह बने और ना कि परेशानी की वजह बने? ये बिल्कुल, इसमें दो तरह के चीज़ें हैं। पहले तो ये कि अब जब जो ख़वातीन शहरों में रहती हैं उनको तो ये फैसिलिटीज़ है कि वो किसी भी टर्शरी मेडिकल सेंटर में जाके अपना इलाज करा सकती हैं, क्योंकि इसके ट्राइमेस्टर हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और
थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने के ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसकी चीज़ें ऑर्गन डेवलप हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। उसमें अगर माँ अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए ऐसी दवाएं बगैर किसी डॉक्टर की इजाज़त के वो दवाएं ना खाए। बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन वो मल्टीविटामिन खाना शुरू कर देती हैं, उसकी एहतियात करें। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देती हैं, वज़न उठाना शुरू कर देती हैं, या बहुत ज़्यादा जो है सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, इस तरह कर रही हैं, उसमें एहतियात करना चाहिए। इसी तरह जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसी तरह जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये अगर आप सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा चांसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होते हैं कि खुदा ना खास्ता अबॉर्ट कर जाएँ या बच्चा ज़ाया हो जाए, तो उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और इसी तरह माँ भी जो है स्ट्रेंथन होती है और उसकी अपनी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी के दौरान को माँ को जो है कोई बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन लगते हैं, जैसे टेटनस के हैं और दूसरे इंजेक्शन होते हैं, वो हम माँ को देते हैं ताकि बच्चा जो है महफूज रहे, माँ भी महफूज रहे। इसी दौरान जो आप माँ के कुछ टेस्ट करा लेते हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, हेपेटाइटिस है, एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, ये तमाम टेस्ट हैं जो ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि ये ना हो खुदा न खास्ता कि बच्चे के अंदर जो है कोई ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए और बच्चा कोई बीमारी के साथ पैदा हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका आपने जिक्र किया था, थैलेसीमिया। माँ और बाप दोनों जब शादी के लिए जा रहे होते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो दोनों अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लें। उससे पता चल जाता है कि आपको अगर खुदा न खास्ता माँ बाप दोनों को माइनर है थैलेसीमिया है, तो आप ये उम्मीद है कि आप जो एक मेजर बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का पैदा करेंगे। तो अभी बेहतर ये अच्छा टाइम तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को माइनर है या दो माइनर हैं तो वो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर ले लें ताकि बच्चा जो है दुनिया में आने वाला को बीमार बच्चा पैदा ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी माँ को हेपेटाइटिस है, B या C या D जो भी है, तो वो उससे अभी से उसको तदारुक कर ले ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंजेनिटल एनोमलीज़ कहते हैं, यानी जो पैदाइश के बाद जो बच्चों को किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का जो लिप जो है वो कटा हुआ होता है, तो ऐसे मौक़ों पे ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो माँ को अपने डॉक्टर से, जो भी लेडी डॉक्टर हैं उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए। पीरियडिकली अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए ताकि सोनोग्राफी से पता चलता रहता है कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट सही तरह से है, उसके हाथ पैर से डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके ऑर्गन, हार्ट, किडनी, जिगर सब सही तरह से बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माँ जो है वो एक डॉक्टर के साथ राब्ते में रहे। तो नाजरीन, यहाँ पर हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं ब्रेक और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वैसे तो हमने लिवर की प्रॉब्लम्स पे भी बात की और उस पर सिम्टम्स क्या आएंगे उस पर भी बात की, और अब सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं। आपने जिक्र किया था एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन का जिसमें सिकुड़ जाता है हमारा जो ऑर्गन होता है लिवर, हेपेटाइटिस की वजह से और भी दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू होता है एंड अल्टीमेटली वो सिकुड़ जाता है। तो क्या वो लोग नाउम्मीद हो जाएं या उनके लिए भी कोई सॉल्यूशन मौजूद है? क्या इसके लिए ट्रांसप्लांट, जैसे किडनी के लिए ट्रांसप्लांट है, आइज़ के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, तो क्या लिवर के लिए भी ऐसा कुछ मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक उम्मीद की किरण है उन मरीज़ों के लिए जिनको खुदा न खास्ता सिरोसिस है। लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान में है, हमारा एक दो इदारे हैं, जैसे मैंने गुजारिश करूँ, मैं नाम ले लेता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा। SIOT में जो है लिवर ट्रांसप्लांट की कोशिश की गई है। इसी तरह गम्बट में जो है वो सिंध में भी लिवर ट्रांसप्लांट की कोशिश हो रही है, वहाँ पे भी लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पंजाब में भी कुछ इदारे हैं जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हैं। तो वो मरीज़ जिनको खुदा न खास्ता सिरोसिस की तरफ वो चले गए हैं और वो समझते हैं कि उनके डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जी आप ट्रांसप्लांट करा लें, तो वो ज़रूर इस तरफ जाएँ। और बहुत ही कम कीमत में जो है वो पाकिस्तान में भी ये सर्जरी हो रही है और पाकिस्तान से बाहर भी सर्जरी हो रही है। और अगर आप अपने प्यारों को और उनको ज़िंदगी देना चाहते हैं तो ज़रूर उनका ट्रांसप्लांट कराएं। ओके, तो आप क्या समझते हैं इसके बाद यानी उनको किस तरह की एहतियात करने की ज़रूरत है, और क्या इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली एक आपका ख़ुद का ऑर्गन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से होता है, और एक होता है वो किसी और से डोनेटेड होता है, तो उसको भी मैच करने में, उसको भी प्रॉपर फंक्शन में आने में थोड़ी बहुत तो डिफरेंस होगा, यानी थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं,
और उसके बाद एहतियात क्या करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तो उनको ये मौका मिल गया कि उन्होंने यानी ट्रांसप्लांट करवा लिया, बार बार तो नहीं करवाएंगे उसको, तो क्या एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में मैं सर्जन तो नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, लेकिन जितनी मेरी महदूद मालूमात है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि यकीनन जब भी आप कोई बाहर से कोई चीज़ देते हैं तो बॉडी उसको या तो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो जो रिजेक्शन का जो अमल है उसको रोकने के लिए दवाएं दी जाती हैं ताकि बॉडी जो है वो उससे मुताबिकत हो जाए और वो काम करना शुरू कर दे। जिस तरह किडनीज है, जी हाँ, तो फिर उसमें ये डॉक्टर देखते हैं कि आप किस तरह से जो है, क्या टोटल जो है कंप्लीट उसकी ट्रांसप्लांट होती है या पार्शल होती है, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं, जो इसके सर्जन होते हैं, कि हम किस तरह से इसको ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि जिगर के अंदर ये भी सलाहियत होती है कि वो खुद भी ग्रो कर जाता है। तो अगर आप दो लॉब्स होते हैं तो एक पे अगर प्रॉब्लम भी होती है तो फिर जी बिल्कुल हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने यानी आपका जो ऑर्गन है उस कंडीशन में है भी या नहीं। जी बिल्कुल। और जब भी कोई आप जिसमें कोई चीज़ दाखिल करते हैं, कोई भी ऑर्गन देते हैं, तो उसकी अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता अगर रिजेक्शन होती है तो फिर उसकी दवाएं दी जाती हैं ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन इस अमल से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके, जो है वो आपके टिश्यूज़ के टेस्ट होते हैं, मरीज़ के टिश्यूज़ के टेस्ट होते हैं, जो डोनर होता है उसके भी टिश्यूज़ के टेस्ट जब मैचिंग हो जाती है उसके बाद दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह जब आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं या किसी ब्लड लेते हैं तो आप क्रॉस मैच करते हैं, जी हाँ, कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, उन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। प्लस कोई पहले से बीमार शख्स तो नहीं है, उसमें कोई किसी की तरह के जर्म्स पहले तो नहीं थे, सारी चीज़ें देखने के बाद तो फिर ऑर्गन अगर डोनेट किया जा रहा है या ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें प्रिकॉशंस ली जाती होंगी। सो प्रोग्राम का क्योंकि इख्तिताम का टाइम आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कीमती मालूमात हम तक पहुंचाई, हमारे ऑडियंस तक पहुंचाई। मैं चाहूँगी अगर प्रोग्राम के एंड में आप कोई ऐसा अच्छा सा मैसेज दें जिससे जो लोग थोड़ा सा यानी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी जिगर को, अपनी लिवर की हेल्थ को, और कोल्ड ड्रिंक्स की नज़र कर देते हैं या जंक फूड या बहुत बेहतियाती की तरफ चले जाते हैं, तो उनको ऐसा मैसेज मिले जिससे वो अपनी इस प्रॉब्लम को यानी इस आदत को छोड़कर इस बीमारी से बच सकें बेसिकली। देखिए मेरा मैसेज यही होगा, और जो लोग ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में हैं वो निकल सके। जी जी बिल्कुल, मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से आपके सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि देखें जिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पूरा जिसको कहते हैं एक हमारा ऑर्गन है और एक हमारा हार्ट के बाद इसका बड़ा फंक्शन है। खुदा ना खास्ता अगर आप अक्सर हम जितने भी शायर हजरात हैं वो भी जिगर का बहुत जिक्र करते हैं दिल के बाद, तो इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए नहीं कि जिगर जिस्म का हिस्सा है, ये आपका पूरा एक कहना चाहिए पावर हाउस है, जिसके ज़रिए आपकी पूरी बॉडी को जो है वो, जब इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, इसका फंक्शन ये है कि जो जितने भी ग्लाइकोजन होता है जो हम खाते हैं उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करके फिर आपके सेल्स तक पहुंचाता है। अगर आपका ये पावर स्टेशन ख़त्म हो जाता है तो जो भी आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? आपके ब्रेन के जो दिमाग के जो सेल्स हैं उनकी भी जो ग़िज़ा है वो शुगर है, वो भी शुगर है, वो भी ग्लूकोज है। तब वो अगर नहीं पहुंचेगा उन तक तो वो कैसे नरिशमेंट पाएंगे? तो बेहतर ये है कि आप अपने इस जिगर की एहतियात करें, जिगर का बहुत ख्याल करें। जिस तरह आप अपने चेहरे का ख्याल करते हैं इस तरह जिगर का भी ख्याल करें, ताकि आप अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी इससे बचा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज था और यकीनन लोग इस पर अमल करके बहुत मुस्तफ़ीद भी होंगे। और थैंक यू सो मच अगेन कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और इतनी ज़्यादा मालूमात लोगों तक पहुँचाई, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मुझे भी खुशी हुई आपके साथ बात करके और आपके नाज़रीन को, सामीन को कुछ मालूमात देने के मुतालिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और कुछ नई मालूमात भी आपको ज़रूर मिली होगी। तो इसी तरह की मालूमात के लिए और डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हासिल करने के लिए ज़रूर देखा करें हर संडे को 3 बजे हमारा शो हेल्थ की बात वीना सैजडी के साथ। सो प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है, तो इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।